Hello everyone. Today we are going to start our next topic, supply chain and inventory control. Second chapter है आपका सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट. हॉस्पिटल फार्मेसी हम पढ़ रहे थे. हॉस्पिटल फार्मेसी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था. नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. इसमें सप्लाई चेन के बारे में पढ़ना है. सप्लाई चेन क्या होती है फॉर स्टोरेज. जो स्टोरेज है आपका, जो ड्रग की हमें स्टोरेज करनी है, उसमें सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन से पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रग लिस्ट क्या होती है, ड्रग लिस्ट की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो ड्रग लिस्ट की प्रिपरेशन में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे हाई रिस्क ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, शेड्यूल H1 ड्रग, NDPS ड्रग्स एंड रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी हैं. जब हम ड्रग लिस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं. ये क्या क्या है आपकी हाई रिस्क ड्रग्स. ठीक है, जो ऐसी ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं. देन नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी ड्रग्स, जो इमरजेंसी टाइम पर आपकी ड्रग्स ली जाती हैं. उसके बाद आपका आता है शेड्यूल H1. इनको अलग से हमें पढ़ना है कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, उनको अलग से क्यों रखा गया है. देन उसके बाद में आपकी NDPS ड्रग्स आती हैं और रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स. ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनको हम नॉर्मली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ओनली जब इसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर के द्वारा तभी हम इन एंटीबायोटिक्स को ले सकते हैं. ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जब हम ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं, उसके उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें ड्रग लिस्ट बनानी है. फर्स्ट पॉइंट है शेड्यूल H1 ड्रग्स जो हैं, शेड्यूल H1 ड्रग्स. शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं इसमें. तो शेड्यूल H1 ड्रग्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. कब आया है ये आपका, कब एक्शन में आया है, कब इसका नोटिफिकेशन आया है, कब एक्शन में आया है, और इसमें क्या क्या इसके रूल्स है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं इसमें और किस तरह से हमें इसको फॉलो करना है, और इनकी जो इनमें जो ड्रग्स आती हैं उनकी हमें ड्रग लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है. तो पहला इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आया था 30 अगस्त 2013 को इसका नोटिफिकेशन आया था. वो भी किसके बाद आया था, अमेंडमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945. जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद में आपका इसका नोटिफिकेशन आया. नोटिफिकेशन आने के बाद में ये जो आपका फोर्स में आया, कम इनटू फोर्स मतलब जब ये वर्क करना शुरू हुआ, इसकी डेट थी आपकी 1 मार्च 2014. 1 मार्च 2014 को ये फोर्स में आया, मतलब इसको फॉलो करना शुरू कर दिया. ठीक है, ये जो शेड्यूल है इसमें कई सारे रूल्स हैं, इसमें कई सारी ड्रग्स आएंगी इसमें. दिस शेड्यूल इम्पोज सम कंडीशंस, उसमें कुछ कंडीशंस को इम्पोज करता है. इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं वो किसके मिड में आती हैं, इट कम्स बिटवीन द शेड्यूल X एंड शेड्यूल H. जो ड्रग्स आपकी शेड्यूल H में आती हैं और शेड्यूल X में आती हैं, उनके बीच की जो कंडीशंस होती हैं उसमें आपकी कौन सी आ जाएंगी, जो ड्रग्स आपकी H1 में आ रही हैं. इसमें आपकी जो शेड्यूल X है उसमें क्या आती हैं, शेड्यूल X में आपका रिटेल प्रिस्क्रिप्शन आता है, डुप्लीकेट सेपरेट लाइसेंस, जिसके लिए डुप्लीकेट नहीं, एक सेपरेट लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, वो आपकी शेड्यूल X में आता है. शेड्यूल H में आपकी कौन सी आती हैं, रिटेल प्रिस्क्रिप्शन ओनली अगेंस्ट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन. इसमें कौन कौन से आपके आएंगे, जो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आएंगे जिसके लिए एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन जरूरत है, उन्हीं ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा. तो इनके बीच वाली जो आपकी ड्रग्स होंगी वो ये जो शेड्यूल है उनको इम्पोज करता है. ये जो आपका शेड्यूल है, दिस हैज़ बीन एंटिसिपेटेड फॉर सम टाइम्स, ये कुछ टाइम के लिए एंटिसिपेटेड था, बट नाउ इट इज़ इन फोर्स. ठीक है, तो कुछ समय के लिए एंटिसिपेटेड था, इट इज़ एंटिसिपेटेड फॉर सम टाइम. ठीक है, कुछ समय के लिए एंटिसिपेटेड था लेकिन उसके बाद में ये फोर्स में आ गया, बट कम इनटू फोर्स. ठीक है, और फोर्स में आने के बाद में इसको पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट थी. इट नीड्स अ पब्लिसिटी ऑल्सो एंड फॉर क्रिटिकल वर्क. दिस शेड्यूल इज़ प्राइमरली इंटेंडेड टू कंट्रोल द रैम्पेंट यूज़. ये जो शेड्यूल है इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो उसमें क्या होता है, इट इज़ प्राइमरली इंटेंडेड टू कंट्रोल द रैम्पेंट यूज़. जो रैम्पेंट यूज़ है उसको मेनली कंट्रोल करता है. रैम्पेंट यूज़ मतलब क्या होता है, इसमें जो मिसयूज़ होता है ओवर द काउंटर, ओवर OTC जो ड्रग्स होती हैं, OTC डिस्पेंसिंग जो होती है, OTC, इसका मतलब होता है आपका ओवर द काउंटर, ओवर द. ठीक है, जो OTC डिस्पेंसिंग हो रही है उसके मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए ये शेड्यूल बनाया गया है इसमें. और जो OTC आपका डिस्पेंसिंग हो रही है मेनली किसकी होती है, एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा होती है, एंटीबायोटिक्स. तो OTC डिस्पेंसिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्पेशली डिस्पेंसिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये शेड्यूल प्राइमरी इंटेंडेड रहता है. रैम्पेंट यूज इसी को बोलते हैं. नाउ इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक ओपन सीक्रेट है.
इसमें क्या हो रहा है, जो प्रैक्टिकली कोई भी जो ड्रग है आपकी, वो ओटीसी, आपकी ज़्यादातर ओटीसी जो यूज़ हो रही है इंडिया में आपकी, वो आपकी स्मॉल और लार्ज जो कई सारे रिटेलर्स होते हैं उनसे ली जा रही हैं आपकी। तो जो आपकी ओटीसी ड्रग्स हैं, ओटीसी ड्रग्स, ठीक है, इंडिया में, इन इंडिया इज प्रोक्योर्ड in small or large quantities. If one knows the right retailers and distributors, retailers and distributors, ठीक है। ये जो आपकी ओटीसी, ओपन सीक्रेट है ये कि जो ओटीसी ड्रग्स हैं आपकी, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती हैं आपकी, जो ओपनली आपकी डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से सेल की जाती है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, उनको क्या बोलते हैं हम, ओटीसी ड्रग्स बोलते हैं। तो ये जो ओटीसी ड्रग्स हैं जो हमारी इंडिया में जो उनका प्रोक्योरमेंट हो रहा है, रख रखाव हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है आपका, कई सारी जो स्मॉल है और लार्ज क्वान्टिटीज़ में अवेलेबल की जा रही, किससे की जा रही है, अगर उनको पता है कि अगर राइट रिटेलर या राइट कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके थ्रू ये ओटीसी ड्रग्स परचेज की जा रही है। नाउ पीपल्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन और एट द पॉवर्टी लाइन, जो ऐसे पर्सन जो हैं आपके, जो बहुत पुअर हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो किसको प्रेफर करते हैं कि जो नेबरहुड में उनके जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी शॉप है, मेडिकल शॉप है, वहाँ से मेडिसिन लेना प्रेफर करते हैं। तो वो ज़्यादातर आपकी ये ओटीसी ड्रग्स को परचेज करते हैं माइनर सिम्टम्स के लिए। तो आपकी जो पुअर्स हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे पर्सन क्या करते हैं, वो आपके नेबरहुड रिटेलर्स हैं, नेबरहुड रिटेलर्स के पास जाके वो ड्रग्स को प्रेफर करते हैं, उनको परचेज करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। उसमें आपके जो एंटीबायोटिक्स वगैरह सारे आ जाते हैं। Now, easy availability coupled with irrational prescribing of antibiotics by doctors at all levels is contributing to increasing resistance to antibiotics and drug resistance TB cases in India. क्या होता है इसमें, easy availability हो रही है। अगर किसी भी ड्रग की, आपकी किसी भी एंटीबायोटिक की easy availability मिल रही है उसको, किसके थ्रू, अगर प्रॉपर जो आपके रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके थ्रू अगर easy availability हो रही है ड्रग्स की, तो उससे क्या होता है कि irrational prescribing होने लगती है एंटीबायोटिक्स की by the doctors at all levels is contributing to increase the रेजिस्टेंस। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइबिंग होने लगेगी, एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से क्या होगा, जो टीबी केसेस है, कई सारे टीबी केसेस हैं इंडिया में, उनके लिए भी क्या हो जाएगा, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। कुछ और इमीडिएट इम्प्लीकेशंस हैं, इमीडिएट इम्प्लीकेशंस ऑफ द शेड्यूल H1 रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कुछ इमीडिएट इम्प्लीकेशंस है, इसके यूजेस हैं इसके, कि क्या क्या इम्प्लाई किया गया है इमीडिएट ऑफ द शेड्यूल H1 रेस्ट्रिक्शंस है। शेड्यूल H1 में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं ड्रग्स को यूज़ करने के लिए, तो उसके क्या क्या और इमीडिएट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहली चीज़, करेंटली 46 ड्रग्स हमारे अवेलेबल हैं जो कि शेड्यूल H1 में आती हैं आपकी। सबसे पहली चीज़, करेंटली 46 ड्रग्स आर प्लेस्ड, ठीक है, 46 ड्रग्स को इस कैटेगरी में रखा गया है। एंड द पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स इन दीज ड्रग्स, ये जो ड्रग्स है इनकी जो पैकेजिंग है, उनकी पैकेजिंग पे क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर वार्निंग दी गई है कि ये जो ड्रग्स हैं वो अंडर शेड्यूल H1 रेस्ट्रिक्शंस के उसमें आते हैं। तो पैकेजिंग में भी लिखा गया है इनके, पैकेजिंग मैंडेटरी वार्निंग है इसमें, एक मैंडेटरी वार्निंग ऑफ H1 रेस्ट्रिक्शंस ऑफ शेड्यूल H1, शेड्यूल H1। जो इन ड्रग्स की पैकेजिंग है उनमें भी एक मैंडेटरी वार्निंग दी गई है शेड्यूल H1 की। और वो जो इसका जो कलर है वो रेड से दिया गया है, इसमें जो वार्निंग दी गई है वो रेड कलर से दी गई है, और एक RX का सिंबल बनाया गया है, वो भी क्या होगा आपका, रेड कलर का। तो इस तरह से इसमें वार्निंग दी गई है। जो गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, इन जो ये जो शेड्यूल ड्रग्स हैं इनके लिए पर्टिकुलर चेकिंग करते हैं।
अब इसमें क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, कैन कंडक्ट द सरप्राइज चेक्स, सरप्राइज चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर इनके जो रजिस्टर्स हैं, इनके जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं ऑन दीज रजिस्टर्स एंड मॉनिटर सेल ऑफ दीज 46 ड्रग्स। ये जो 46 ड्रग्स हैं इनको एक अलग से शेड्यूल में रखा गया है, उनके लिए क्या करते हैं जो गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सरप्राइज चेक भी रख लेते हैं इन रजिस्टर को चेक करते हैं और मॉनिटर करते हैं इन 46 ड्रग्स की सेल को कि किस तरह से इनकी सेल हुई है। ठीक है, अब कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं, सम ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ शेड्यूल H1। अब कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस है शेड्यूल H1 ड्रग्स से। इसमें क्या होता है कि जो आपके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ जो हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब उसका रीज़न पता नहीं क्या है, उसका एग्जैक्ट क्लियर नहीं है उसका रीज़न क्यों उनको इंक्लूड नहीं किया है। या तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ने शायद रिकमेंड नहीं किया हो, हैज़ नॉट रिकमेंडेड, या फिर मार्केट डाटा जो है आपका, मार्केट डाटा ने सजेस्ट नहीं किया हो इसमें, मार्केट डाटा सजेस्ट दैट देयर OTC नॉट बी। ठीक है, ये हो सकता है। कुछ और भी ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको इसमें नहीं रखा गया, वो क्या रीज़न हो सकता है उसका, या तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया हो उसको OTC में रखने के लिए, हो सकते हैं वो OTC, और क्या हो सकता है आपका मार्केट डाटा ने ये सजेस्ट किया हो कि ये जो ड्रग्स हैं वो आपके OTC के अंदर में नहीं आएंगे। तो ये कुछ रीज़न हो सकता है इसके इम्प्लीकेशन में। Now in addition to curbing the OTC cell, there is a improving microbiology support। ये जो आपके OTC सेल है इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ माइक्रोबायोलॉजी सपोर्ट भी चाहिए होता है इसमें। कंटिन्यूस सर्विलेंस होना चाहिए, सर्विलेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विलेंस होना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। उसमें क्या होगा आपका जो एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी है, रेजिस्टेंट पैटर्न्स है, उनकी सर्विलेंस की जाएगी। देन कंटिन्यूस अवेयरनेस जनरेशन एमंग मेडिकल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। कंटिन्यूस अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस की जनरेशन होनी चाहिए, किसके एमंग होना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग द रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। रेगुलर प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट, जो प्रेस्क्रिप्शन हो रहा है उसका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर। ठीक है, तो दीज आर द, ये जो आपके मेजर्स हैं, ये सारे जो आपके इसमें लिए गए रिकमेंडेड मेजर्स हैं जो कि सीरियसली लैकिंग कर रहे हैं इंडिया में। सो दीज आर द रिकमेंडेड मेजर्स विच आर लैकिंग इन द इंडिया, विच आर लैकिंग इन इंडिया। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स किए गए हैं, इसके कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या किया गया है, कुछ सर्विलेंस प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, उन सर्विलेंस प्रोग्राम में क्या बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स उनका यूज़ कैसे करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ डेवलप की गई हैं, इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ डेवलप करी है, जिससे क्या किया है उसमें बताया गया है कि जो एंटीबायोटिक्स है उनको किस तरह से यूज़ करना है और कौन सी एंटीबायोटिक्स आपके OTC के अंडर में आती हैं या OTC के अलावा जो होती हैं वो किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा इसमें किए गए। ना प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग परचेजेस। पहले तो ये हो गया कि ड्रग लिस्ट कैसे बनानी है, तो ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने, वो पॉइंट्स सारे कवर हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग परचेज। ड्रग परचेज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका ड्रग प्रोसीजर। सबसे पहले आपका इसमें ड्रग सिलेक्शन। ठीक है, ड्रग का सिलेक्शन करना होता है कि हमें कौन सी ड्रग एक्चुअली में हमें परचेज़ करनी, वो ड्रग सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में हमें देखना होता है कि शॉर्ट टर्म है वो, शॉर्ट टर्म, या फिर आपकी शॉर्ट टर्म के लिए वो ड्रग चाहिए हमें, या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब उसका टेंडर है, टेंडर पास करना है उसका ऑफलाइन, या फिर उसका टेंडर पास करना है उस ड्रग का,
ये भी हमें देखना है इसमें, ठीक है। किस प्रोसेस से, इन दोनों में से हमें कौन सी प्रोसेस में फॉलो करनी है, और उसके कोटेशंस क्या क्या, पहले उसके कोटेशंस लेने हैं कि क्या क्या कोटेशंस है उस ड्रग के मार्केट में, कोटेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें माइंड में रखना है जब हम ड्रग परचेज करने जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं ड्रग परचेज करने के लिए, तो हमें उसका सिलेक्शन करना होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखना है, उसमें उसका टेंडर पास करना है, ई टेंडर पास करना है, और उसके कोटेशंस हमें लेने हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोक्योरमेंट है, जो कि मेथड है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसमें क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कई सारे स्टेप आएंगे। ये जो पूरी प्रोसेस होती है आपकी, जो प्रोसीजर होता है ड्रग परचेज का, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कई सारे स्टेप आपके आएंगे। वो क्या होंगे स्टेप, इसमें कई सारे स्टेप होंगे, इसमें कई सारी एजेंसीज होंगी, कई मेथड्स होंगे, इसमें कई मिनिस्ट्रीज होंगी, कई मैन्युफैक्चरर्स होंगे इसमें, ठीक है। और उन मेथड के साथ में, एजेंसीज के साथ में, जो भी आपके इसमें स्टेप्स है, उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी। तो पहले उन कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक समरी है, तो समरी ऑफ सम प्रॉब्लम्स, जो भी इस ड्यूरेशन में हमें जो भी प्रॉब्लम एराइज हो रही है, तो उसकी वो क्या समरी है, समरी ऑफ मेन प्रॉब्लम्स, क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो ड्रग परचेज का मेथड फॉलो करने से पहले पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेन प्रॉब्लम्स की समरी ये है आपकी, पहला इसमें इनएडुकेट रूल्स, कि जो रूल्स हैं उसके वो प्रॉपर नहीं, इनएडुकेट है। दूसरा इसमें आपका है रेगुलेशंस एंड स्ट्रक्चर, रेगुलेशन जो है इसके वो प्रॉपर नहीं है, स्ट्रक्चर इसका प्रॉपर नहीं है। पब्लिक सेक्टर स्टाफ विद लिटिल एक्सपीरियंस, जो पब्लिक सेक्टर स्टाफ है उसमें कम एक्सपीरियंस है। किस चीज़ से कम एक्सपीरियंस है, इन रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन की उसके पास में कम एक्सपीरियंस होगा। एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जो प्रोक्योरमेंट रख रखाव की जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, एब्सेंस होगी। गवर्नमेंट फंडिंग इज इनसफिशिएंट, गवर्नमेंट का जो फंड है वो प्रॉपर नहीं है। डोनर एजेंट विद कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोक्योरमेंट, डोनर एजेंट है उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। लैक ऑफ अनबाइस्ड मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो अनबाइस्ड मार्केट इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी हो। तो ये कुछ क्या है, मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि जो सारी इन जो आपके काम को बांटा गया है, इसमें आपके जो कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, एजेंसीज हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फॉलो करने के बाद भी ये सब आपकी प्रॉब्लम्स इसमें एराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें आपके कुछ 12 ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स हैं। There are some 12 operational principles for good manufacturing procurement, ठीक है। तो कुछ 12 ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स हैं फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग रख रखाव है उसके लिए कुछ 12 ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं, जो कि इस डॉक्यूमेंट का बल्क बना रहा है, विच फॉर्म द बल्क ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक। और ये जो आपके ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स है, 12 जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो किस पे बेस हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। दीज आर बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो क्या होंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेनली इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 4 स्ट्रेटिक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये कौन कौन से होंगे ऑब्जेक्टिव्स आपके, तो पहला आपका इसमें फर्स्ट है, प्रोक्योर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स in the right quantities। देखो पहला इसमें आपका पहली जो स्ट्रेटेजी है आपकी, ये जो आपके ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स है गुड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, किस पे बेस्ड है, कुछ 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला उसमें आपका है प्रोक्योर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स इन द राइट क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया इसका कि जो रख रखाव है, तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स जो है आपकी, ज़्यादा कॉस्टली जो ड्रग्स, जिन ड्रग्स की ज़्यादा कॉस्ट है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है, उनका जो उसका रख रखाव है वो अच्छे से करना, उसको इन द राइट क्वांटिटी, उनको राइट क्वांटिटी में उसको स्टोर करके रखना। ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें या फिर बहुत कम क्वांटिटी में ले लें, प्रॉपर उसकी कॉस्ट इफेक्टिव उसकी प्रोक्योरमेंट करना जरूरी है, ठीक है। इनके लिए पहले अच्छे से लिस्ट बनाई जाए कि कौन सी वाली जो ड्रग्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट को ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, तो उसी हिसाब से उनका प्रोक्योरमेंट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, सेलेक्ट द रिलायबल सप्लायर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या करना है आपको,
जब भी परचेजिंग करने जाना उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी आपके सप्लायर्स हैं वो दे शुड बी रिलायबल होना चाहिए ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होना चाहिए। उन्हीं हमें रिटेलर्स को, उन्हीं सप्लायर्स को हमें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर टाइमली डिलीवरी। हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमने प्रोडक्ट हमने जो बुक किया है, जो भी हमने रिटेलर्स हमने जो डिसाइड किए हैं, जो भी हमें बुक किया है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपर टाइमली डिलीवरी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा स्टॉक खत्म हो गया है, वो प्रोडक्ट हमारे पास आया नहीं है, तो उस प्रोडक्ट खत्म होने से पहले ही वो टाइमली डिलीवर्ड हो जाए। नेक्स्ट है अचीव द लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये अचीव हमें कोशिश करनी है कि सबसे लोएस्ट जो कॉस्ट है वो उसको हम अचीव करें, टोटल कॉस्ट जो है सबसे लोएस्ट आए, ना कि ज़्यादा हमें नुकसान ना हो इसमें। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, इसमें परचेजिंग में हमें और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ इसमें इफ़िशियंट, देयर शुड बी इफ़िशियंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें इफ़िशियंट और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपका। तो पहला इसमें क्या होगा आपका, फर्स्ट चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जो डिफरेंट प्रोक्योरमेंट फंक्शंस होते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको क्या करते हैं कि इसको डिवाइड किया जाता है। इसमें शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑफिसेज। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपकी इसमें, डिफरेंट प्रोक्योरमेंट फंक्शंस। प्रोक्योरमेंट के कई सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका क्या आ जाएगा इसमें, जैसे कि आपका सिलेक्शन है, ड्रग सिलेक्शन है, क्वांटिफिकेशन है, और उसके बाद में आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको क्या किया जाएगा कि इनको कई उसमें इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। शुड बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑफिसेज, डिवाइडेड अमंग द should be divided among the different offices, committees and individuals, ठीक है, जो भी आपका प्रोक्योरमेंट फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसमें आपका ड्रग सिलेक्शन आ गया आपका, और इसमें आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आ गया, प्री सिलेक्शन आ गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसको डिवाइड करना है अमंग द डिफरेंट ऑफिसेज, कमिटीज़ और इंडिविजुअल। ऑफिसेज है, कमिटीज़ है, इंडिविजुअल में उसको डिवाइड करना है। नाउ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है शुड बी ट्रांसपेरेंट फॉलोइंग फॉर्मल रिटर्न प्रोसीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, जो भी आप रख रखाव ड्रग का उसको जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या परचेज करने के लिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी सिक्रेटिव नहीं होना चाहिए, पूरा ओपनली होना चाहिए कि किस तरह से आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, क्या पाथवे फॉलो कर रहे हैं, कौन सा आप रिटेलर चूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप होलसेलर यूज़ कर रहे हैं, वो इट शुड बी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विथ फॉर्मल रिटर्न प्रोसीजर, उसके साथ में एक फॉर्मल रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर ये आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो जो सप्लायर है वो अट्रैक्ट होंगे और अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सप्लाई ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और अच्छे अमाउंट में उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका जो टेंडर प्रोसेस है वो लेस ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, आपका जो भी आपके सप्लायर्स हैं वो उसको अनफेयर समझेंगे। ठीक है, तो उसको इसकी जो अनफेयरनेस है इसको रिमूव करने के लिए जो भी आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है आपका, इट शुड बी प्लान प्रॉपरली एंड द परफॉर्मेंस शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। जो भी आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, इट शुड बी प्लान, वो प्रॉपरली प्लान होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप को फॉलो करने हैं, हमें कहाँ किस स्टेप को लेकर आना है, कि पहले कौन सा हमें क्या फॉलो करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, और उसके बाद में कौन सा रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है। देन जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, इट शुड बी मॉनिटर्ड टाइम टू टाइम। उस जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना है। नाउ ड्रग सिलेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन। ठीक है, अब ड्रग को सिलेक्ट करना और उसकी क्वांटिफिकेशन की कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी, इट शुड फॉलो द प्रॉपर एसेंशियल ड्रग लिस्ट। जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है उसको या फॉर्मुलरी होती है उसको फॉलो करते हुए क्या करना है, ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन करना और क्वांटिफिकेशन करना है। पहले तो सिलेक्ट करना है कि कौन सी ड्रग हमें लेनी है और उसकी फिर क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी में हमें वो ड्रग लेनी है। ना तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए, ना आपकी कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ड्रग सिलेक्शन और क्वांटिफिकेशन करना है। जो प्रोक्योरमेंट और टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, शुड लिस्ट द ड्रग्स बाय देयर इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। जो भी आपका प्रोक्योरमेंट और टेंडर डॉक्यूमेंट है, इट शुड लिस्ट जो इसमें जो डॉक्यूमेंट है, इसमें जो ड्रग्स की लिस्ट है उनका नाम जो है किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम होना चाहिए या फिर जेनरिक नेम होना चाहिए।
ठीक है। जो भी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है इट शुड बी बेस्ड ऑन अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल नीड। जो ऑर्डर क्वांटिटी है कि जो हमें ऑर्डर लेना है, ड्रग्स का जो ऑर्डर लेना है उसकी जो क्वांटिटी है वो किस पे बेस होनी चाहिए कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है, कि ज़्यादा नीड है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए, या कम नीड है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए। तो रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, उसका एस्टिमेट पहले डिसाइड करना है कि हमें इतने इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमें वो क्वांटिटी मंगवानी है। फाइनेंसिंग एंड कंपटीशन। फाइनेंशिंग कंपटीशन में ध्यान रखना है हमें कि जो भी हम ऑर्डर अपना प्लेस कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशिंग होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर उसकी फाइनेंशिंग होनी चाहिए। फाइनेंसिंग होगा तभी वो प्रोडक्ट हमें इसमें अवेलेबल होगा। देन जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट शुड बी अफेक्टेड इन द लार्जेस्ट पॉसिबल क्वांटिटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ द स्केल। जो प्रोक्योरमेंट है वो लार्जेस्ट पॉसिबल क्वांटिटीज़ में ऑर्डर लेना चाहिए जिससे कि जो इकोनॉमी है इसकी इकोनॉमी स्केल को उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट है सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर सिलेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या होगा, जो सप्लायर सिलेक्शन है उसमें ध्यान रखना है कि कौन से सप्लायर को हमें सिलेक्ट करना है उसकी, क्योंकि उसकी क्वालिटी को एश्योर करना है कि प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का ही हमें सप्लायर देखना है। इसमें जो प्रोडक्ट हमें सप्लाई कर रहा है वो इट शुड बी ऑफ द गुड क्वालिटी, इसलिए हमें सप्लायर सिलेक्शन के बारे में इसमें ध्यान रखना है। वो कैसे होगा, इसमें आपका सप्लाई सिलेक्शन में जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना है कि उसका क्या उसका रिजल्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस सप्लायर को सिलेक्ट करना है। प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुड इंक्लूड ऑल एश्योरेंसेज दैट द ड्रग परचेज आर ऑफ हाई क्वालिटी। जो भी प्रोक्योरमेंट सिस्टम है इट शुड ऑल्सो इंक्लूड ऑल द एश्योरेंस, में उनको सारे एश्योरेंसेज होने चाहिए। क्यों, डेट द ड्रग परचेज आर ऑफ हाई क्वालिटी। इनको एश्योर करना होगा कि जो भी ड्रग परचेज कर रहे हैं इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की ड्रग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम परचेज करते हैं इसमें ड्रग्स का। तो ये प्रोसीजर हो गया ड्रग परचेज करने के लिए, ये पूरा प्रोसीजर हो गया इसका। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर द ड्रग लिस्ट। हमें ड्रग लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें माइंड में रखने हैं, उसके बाद में जो ड्रग की परचेजिंग है वो किस तरह से करनी। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।